A very good morning, students. How are you doing? I hope you are doing well. Today we are going to study your 8th class chapter J, The Jewel of India. This is from class 8th English channel book, Unit 5, Section C. How many things can you think of that are associated with the name Tata? Now read about J.R.D. Tata's contributions to modern India. So students, you have to tell how many things can you think which are associated with which are related to टाटा मतलब टाटा नाम से कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखो बेटा, टाटा नाम से भी चीज़ें भी आती है और टाटा का जिसमें कंट्रीब्यूशन है उस टाटा की ही चीज़ें हैं वो, लेकिन उनका नाम टाटा नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जे.आर.डी. टाटा है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे टू मॉडर्न इंडिया। देखो, जे.आर.डी. टाटा के ने जो कंपनी सेटअप की थी और उन्होंने उसी के वजह से ये सारी चीज़ें जो टाटा से एसोसिएटेड है वो सब आपको देखने को मिलती हैं। तो लेट अस रीड अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एविएटर। एविएटर मीन्स पायलट। कैसे पायलट बने थे टाटा, जे.आर.डी. टाटा? इन 1930 ए टाइनी पस मोथ विद ए सिंगल इंजन ड्रॉन्ड over the arid expanse of Iraq at about 90 miles an hour। अब देखो वो कैसे पायलट के रूप में उन्होंने काम किया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1930 में एक छोटा सा पसमौत जिसका इंजन कैसा था, सिंगल ही था, और वो कॉन्टिन्यूअस नॉइज कर रहा था वहाँ पर। कहाँ पर मतलब उड़ रहा था, कहाँ पर, जो सूखा ड्राई इराक का जो एरिया है वहाँ पे, और 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो उड़ रहा था। द पायलट वाज ए यंग मैन ऑफ 26। और पायलट कौन था? एक 26 की एज का यंग मैन था। हु वॉज फ्लाइंग विदाउट ए रेडियो, और जो बिना रेडियो के फ्लाई कर रहा था। विदाउट लैंडिंग एड्स, उनके पास कोई भी लैंडिंग एड्स नहीं थी, लैंडिंग हेल्प नहीं थी। विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट फॉर एन एल्टीमीटर, स्पीडोमीटर एंड ए कंपास। उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बस कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जस्ट लाइक एल्टीमीटर, स्पीडोमीटर एंड ए कंपास। इन द डिस्टेंस रोज लार्ज ब्लूज माउंटेन। और देखो वहाँ पे क्या हुआ, दूर मतलब ऊपर उड़ रहा था वो ब्लूज माउंटेन के ऊपर। ही प्रेस्ड फॉरवर्ड इन दैट लिटिल प्लेन टू रीच बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन। और उसने उस माउंटेन को आगे बढ़ाया, उस छोटे से प्लेन को, और वहाँ पे ब्लू माउंटेन के लास्ट तक पहुँच गया था। डेट यंग मैन वाज जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। दिस इज द फुल फॉर्म जे.आर.डी. टाटा। ओके, तो उनका क्या नाम था फुल नेम? ये यंग मैन कौन था? जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। एपिटमी। एपिटमी क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। देखो वो क्या थे, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे इन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बेनोवेलेंस एंड कंपैशन। अब देखो कंपैशन और जो रिस्क की टास्क लेने वाला और जो सहानुभूति दिखाने वाला, जो हिम्मत वाला आदमी होता है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था उन सब का। JRD, as he was fondly called, was born in Paris in 1904 to R.D. Tata and his French wife Suni। अब देखो JRD, बचपन में उन्हें JRD ऐसे प्यार से बुलाया जाता था, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे? पेरिस में 1904 में। और उनके फादर का नाम था R.D. टाटा और उनकी मदर का नाम था सुनी। एज एन अडोलोसेंट ही लव्ड फ्लाइंग। और जब वो किशोर अवस्था में थे, मतलब टीनेजर थे, तो वो उन्हें उड़ना बहुत अच्छा लगता था। ही हैड ग्रोन अप इन फ्रांस वॉचिंग द फेमस एविएटर, एविएटर मीन्स पायलट, लुइस ब्लेरियोट्स अर्ली फ्लाइट्स एंड हैड टेकन ए जॉय राइड इन एन एरोप्लेन एज ए 15 ईयर ओल्ड। अब देखो वो कहाँ पे पैदा हुए थे? फ्रांस में। और क्या देखते हुए? लुइस ब्लेरियोट की अर्ली फ्लाइट्स को देखते हुए बड़े हुए थे। और उन्होंने एक बार एक जॉय राइड भी ली थी एक एरोप्लेन में जब वो 15 ईयर ओल्ड थे। आई होप आपको पता होगा जॉय राइड क्या होता है। ऐसे ही बच्चों को राइड कराते हैं जस्ट लाइक प्लेन में।
तो डेट इज कॉल्ड जॉय राइड. डेट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ए लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन फॉर फ्लाइंग इन 1929. और वो शुरुआत थी उनका, जो डायरेक्शन था फ्लाइंग के लिए जो 1929 में दिखा था, वो सब वो एक बिगिनिंग थी, एक शुरुआत थी. At the age of 25, JRD became the first Indian to be granted a commercial pilot's license, of which he said, "No other document has given me greater thrill than that little blue and gold certificate in 1932." अब उनको 25 की एज में JRD फर्स्ट इंडियन बन गए थे जिनको एक कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया गया. और उसके बारे में उसने क्या कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं दी जितनी कि इस लिटिल छोटे से ब्लू एंड गोल्ड सर्टिफिकेट ने, जो कि उन्हें 1932 में मिला था. मतलब जो ये उनको लाइसेंस मिला था उसके बारे में वो बहुत ही एक्साइटेड थे, उन्हें वो बहुत हैप्पी थे वो लेकर. He started an airmail service connecting बॉम्बे, अहमदाबाद एंड कराची. और उसने एक एयरमेल सर्विस स्टार्ट की जो कि बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची को जोड़ती थी. JRD वॉज बिगिनिंग टू सी हिज ड्रीम अनफोल्ड. और JRD को लगा कि अब उसका जो ड्रीम है वो अब पूरा होने जा रहा है, अनफोल्ड होने जा रहा है. In 1932, Tata Aviation Service, the forerunner. What is forerunner? A thing or person that came before and influenced something else that is similar. Means एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जो पहले आया और उसने बिल्कुल वैसी ही चीज को इन्फ्लुएंस कर दिया. Of Air India took to the skies. The first flight in the history of Indian aviation lifted off from Drigh Road in Karachi with JRD at the controls of a Pasmoth. JRD nurtured his airlines up to 1953 when the government of Jawaharlal Nehru nationalized Air India. It was a decision which saddened him. Nevertheless, he continued as a very dedicated chairman to the company. अब देखो बेटा क्या हुआ 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज, और जो फोररनर था, जो पर्सन था, मतलब वो एयर इंडिया को स्काईज पे ले गया. मतलब उसको बहुत उसका प्रोग्रेस किया, उसको मतलब उसका विकास किया. जो फर्स्ट फ्लाइट है जो इंडियन एविएशन हिस्ट्री में, वो ड्रिग रोड कराची से शुरू हुई थी JRD के साथ, और कंट्रोल्स ऑफ ए पसमोद तक थी ये फ्लाइट. ओके. और JRD ने इस अपनी एयरलाइन को 1953 तक तराशा, मतलब उसका विकास किया, जब जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया. ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. और ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे कि JRD टाटा बहुत उदास हो गए थे, परंतु फिर भी वो एक डेडिकेटेड चेयरमैन की तरह कंपनी की सर्विस करते रहे, कंपनी की सेवा करते रहे. एयर इंडिया वॉज नेवर जस्ट ए जॉब फॉर JRD, इट वॉज ए लेबर ऑफ लव. अब एयर इंडिया थी वो JRD के लिए केवल एक जॉब नहीं था, एक काम नहीं था, वो उन्हें उससे प्यार करते थे. ही पर्सनली सुपरवाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एयरलाइन अंडर हिज स्टूवर्डशिप. अब देखो वो उसने पर्सनली पूरे जो भी सारे पहलू थे एयर इंडिया एयरलाइन के, उनको अच्छे से सुपरवाइज किया. और उसकी मैनेजरशिप के अंदर एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास करियर. एयर इंडिया क्या बन गई? एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास करियर बन गई थी. His guiding principles and work ethics was always aimed at perfection, for only then you will achieve excellence. और देखो उनके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे और वर्क एथिक बहुत ही अच्छे थे. और क्या थे वो? कि हरदम परफेक्शन की तरफ ध्यान रखो, मतलब तभी हम एक्सीलेंस, मतलब जो एकदम अच्छा काम कर सकते हैं. JRD बिलीव डेट दिस मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन वाज नॉट रेफर. वो कहते JRD कहते थे कि इससे परफेक्शन तो आएगा, लेकिन और ऐसा परफेक्शन आएगा, लेकिन जो परफेक्शन था वो छोटी छोटी जो स्मॉल चीज़ें होती हैं डेट आर नॉट वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट. मतलब जो वो जो फालतू की जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं होंगे, लेकिन परफेक्शन आ जाएगा. ठीक है. अब देखो JRD के बारे में बताया गया है कि JRD
कैसे कैसे काम किया उन्होंने अपने देश के लिए। वो एज ए नेशन बिल्डर काम करते थे। जेआरडी हैड ए डीप सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और जेआरडी का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था देश के लिए काम करना। उनका एक बहुत ही मतलब उनका नेचर था ये। ही वॉज ग्रीव्ड बाय द पॉवर्टी ही सा अराउंड हिम, और जो पॉवर्टी जो गरीबी उसने अपने आसपास देखी उसे वो बहुत दुखी हो गए थे। ग्रीव्ड मीन्स दुखी हो गए थे। एंड कंक्लूडेड दैट द कंट्रीज प्रोग्रेस ले इन कंट्रोलिंग इट्स पॉपुलेशन, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कंट्री की प्रोग्रेस है, जो कंट्री का विकास है, वो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से होगा। एंड इन इंश्योरिंग इट्स पीपल वर एजुकेटेड, और उसके पीपल क्या होने चाहिए, उसके लोग क्या होने चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए, उसके देश एजुकेटेड होने चाहिए। ही फर्वेंटली बिलीव दैट इंडिया हैड ग्रेट इंटेलेक्चुअल टैलेंट, और देखो वो बहुत ही सिंसियरली बिलीव करते थे कि इंडिया के पास बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी है, इंडिया के लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं। नेशन बिल्डिंग वॉजेंट मियर रिटोरिक फॉर हिम, और नेशन बिल्डिंग का काम, जैसे कुछ लोग तो होते हैं ना बेटा, बस केवल बातें करते रहते हैं। रिटोरिक मीन्स लाउड एंड एम्प्टी टॉक। अब नेशनल बिल्डिंग की बातें उनके लिए केवल टॉक नहीं थी, बातें नहीं थी। ही प्रूव्ड हिज जेन्युइननेस बाय ट्रांसफरिंग हिज पर्सनल wealth to the JRD Tata Trust that he set up in 1944 to aid educational and other institutions। और उसने अपनी ट्रुथनेस, अपनी ट्रुथ जो अपनी सिंसरिटी है, ऑनेस्टी है, कैसे प्रूव की, अपनी पर्सनल वेल्थ को उसने जेआरडी टाटा ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, जो उन्होंने 1944 में सेटअप किया था। किसके लिए? एजुकेशनल और दूसरे इंस्टीट्यूशन की हेल्प करने के लिए। तो अपनी सारी धन संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। A few years later, he sold a part of his share in one of the Tata companies and an apartment in Bombay। और कुछ सालों के बाद उसने अपने शेयर का, जो टाटा कंपनी में उसका शेयर था, उसको बेच दिया, और एक अपार्टमेंट था उसे बेच दिया बॉम्बे में। He used this money to establish the JRD and Thelma Tata Trust, which still works to improve the lot of India's disadvantaged women। और देखो उसने इस मनी को कैसे यूज किया, उसने क्या इस्टेब्लिश किया, क्या फाउंड किया। इस्टेब्लिश मीन्स स्थापना करना, फाउंड करना। तो जेआरडी एंड थेल्मा टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो अभी भी वर्क कर रहा है किसके लिए, इंडिया की जो डिसएडवांटेज वुमेन है, जो गरीब औरतें हैं, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज एंड द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, each an example of excellence in its field, were projects that would not have come to fruition without JRD's steadfast support। Steadfast means continuous, support means help। अब देखो जेआरडी ने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। देखो जस्ट लाइक, आपने भी सुने होंगे इनके नाम, और नहीं सुने हैं तो आप गूगल पे पढ़ के देखना। ये बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर, और जो सोशल साइंसेज का जो इंस्टीट्यूट है, इनमें बेटा एडमिशन लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जो एक नेशनल सेंटर है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये अपने अपने फील्ड में क्या है, एक्सीलेंस का एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये सब इनकी एक्सीलेंस नहीं सफल हो पाती, ये सफल नहीं हो पाते, बिल्कुल भी इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता अगर जेआरडी कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट नहीं करते इन सबको। ठीक है। अब दी मैन, अब मैन क्या मतलब, कि मतलब एक अच्छा व्यक्ति था। जेआरडी एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में जेआरडी वॉज मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स वेरी पोलाइट, एंडियरिंग एंड हैड ए फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ही अच्छे थे और उनमें एक ह्यूमर का बहुत ही अच्छा सेंस था। बट ही कुड नेवर टेक काइंडली टू ए शो ऑफ पॉम्पसिटी। लेकिन देखो वो मतलब दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। पॉम्पसिटी क्या होता है, शोइंग डेट यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, मतलब बिल्कुल दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। केयरलेसनेस में विश्वास नहीं करते थे वो, एंड एक कैजुअल एटीट्यूड में वो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। When a friend began a letter to JRD with the salutation, Dear J, he wrote back,
I have found that a jay is a noisy, chattering European bird of brilliant premise and figuratively an impatient, impertinent chatter, chatterer or simpleton for future reference. अब देखो जेआरडी को एक बार एक फ्रेंड ने लेटर लिखा और उसमें उन्होंने उसको लिखा डियर जय, JAY, ठीक है, ये वाला वर्ड ये लिखा। तो उन्होंने वापस उसको लिखा कि मैंने पता लगाया कि जो जय होता है, JAY, ये एक नोइजी चैटरिंग यूरोपियन बर्ड होता है जिसके ब्रिलियंट पंख होते हैं और फिगरेटिवली, और इसका मतलब होता है एक जो बातें करने वाला बहुत ज़्यादा और सीधा साधा, ठीक है। तो जेआरडी क्या बोलते हैं, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के लिए मैं आपको बता दूं, प्लीज़ नोट दैट माय नेम इज स्पेल्ड JEH, ओके। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेरा नाम जे है, इन अब्रीविएशन ऑफ जहांगीर, और किसका एब्रीविएशन है, किसका शॉर्ट रूप है, जहांगीर का। एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन मी एंड द बर्ड इज प्योरली कोइंसिडेंटल। और उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मुझ में और बर्ड में अगर कोई सिमिलरिटी है तो वो कोइंसिडेंटल है, मतलब बाय चांस है, ठीक है। JRD वॉज ए शाई एंड रेटिसेंट मैन। JRD एक शाई और बहुत ज़्यादा मतलब शेयर करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो रिजर्व्ड किस्म के व्यक्ति थे। ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग ऑनर्स बट वॉज शॉवर्ड विद दैम। देखो उन्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब उन्हें सम्मान मिले, बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले, बट ऑनर्स उन पे शावर होते थे। मतलब शावर मीन्स बहुत ज़्यादा बरसते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनर मिलता था उन्हें, विच अम्यूज्ड हिम, जिससे उन्हें अच्छा तो लगता था। when he was told that the government of India was thinking of giving him the Bharat Ratna, the country's highest civilian award, he responded with modesty and wit, why me? जब एक बार देखो उन्हें बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें भारत रत्न अवार्ड देने के बारे में सोच रही है, जो कि कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो उन्होंने उत्तर दिया पोलाइटली और इंटेलिजेंसी के साथ कि मुझे क्यों दिया जा रहा है, आई डोंट डिजर्व इट। उससे कहा कि मैं तो इसे डिजर्व ही नहीं करता। द भारत रत्न इज यूजुअली गिवन टू पीपल हु आर डेड और इट इज़ गिवन टू पॉलिटिशियंस। उससे कहा कि भारत रत्न तो जो लोग मर चुके हैं उनको दिया जाता है या फिर राजनेताओं को दिया जाता है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू ओब्लाइज द गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मर एंड आई एम नॉट द लेटर। और वो कहा कि मैं तो मतलब मरा भी नहीं हूँ अभी तक और ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ। फॉर्मर मीन्स यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है डेड, इसके लिए फॉर्मर यूज हुआ है, और पॉलिटिशियंस है इसके लिए लेटर। तो मतलब वो कहते हैं कि ना तो मैं मरा हूँ ना ही मैं पॉलिटिशियंस हूँ। JRD had the unique ability to form bonds with the people of all ages and backgrounds। और JRD में एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी थी, एक यूनिक सी एबिलिटी थी, वो ना हर एज के लोगों से और किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी क्लर्क हो मैनेजर हो, सबके साथ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेते थे, बॉन्ड फाउंड कर लेते थे, ठीक है। As a man of principles who followed his dreams, he was an inspiration to many। अब देखो वो एक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपने ड्रीम्स फॉलो किए, और वो एक इंस्पिरेशन थे बहुत सारे लोगों के लिए। जस्ट लाइक कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस, साइटेड JRD एंड हिज pioneering एयर मेल फ्लाइट्स अशर इंस्पिरेशन फॉर टेकिंग अप एरोनॉटिक्स। अब देखो कल्पना चावला बोलती हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन है जो इंडियन ओरिजिन की हैं और स्पेस में गई थी। उन्होंने एक बार बोला JRD और उसकी जो पायनियरिंग एयर मेल फ्लाइट्स हैं वो इंस्पिरेशंस देती है एरोनॉटिक्स को। टू सुधा मूर्ति, को फाउंडर ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस, ही वॉज ए मॉडल ऑफ ह्यूमिनिटी। अब सुधा मूर्ति कहती है कि सुधा मूर्ति एक राइटर भी हैं और शी इज़ द को फाउंडर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस। तो वो बोलती है कि वो एक जो इंसानियत है उनका मॉडल थे। नोबडी वॉज टू इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल हिम टू एक्नोलॉज। कोई भी उनके लिए कोई इतना अनइम्पोर्टेंट नहीं था, इतना स्मॉल नहीं था, ठीक है, वो सबको बराबर समझते थे। वन ऑफ JRD's colleagues recounts that he personally taught the office boy how to use the vacuum cleaner more effectively। एक बार JRD के कलीग्स ने बताया कि
जेआरडी ने पर्सनली एक ऑफिस बॉय को वैक्यूम क्लीनर कैसे करते हैं इफेक्टिवली ये सिखाया। ही टच द लीव्स ऑफ काउंटलेस अदर्स, और उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को छुआ। रिच एंड पुअर, मैनेजर एंड वर्कर, हु वर ड्रॉन टू हिम एज ए लीडर, who demonstrated principle of trust, sincerity and diligence। अब देखो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, वो मतलब लोग उनके पास एज ए बोले एक ऐसे लीडर थे जिनकी तरफ लोग खींचे चले आते थे। और उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स जो कि किससे बने थे, ट्रस्ट, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क, डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क, वो सब उसने शो किए, डेमोन्स्ट्रेट किए। JRD died in a Geneva hospital on 29th November 1993। और JRD जेनेवा हॉस्पिटल में 29 नवंबर को 1993 में उनकी डेथ हो गई थी। ए कंटेंटेड हैप्पी मैन, नोइंग ही हैड ब्रॉट गुड चीयर एंड हैप्पीनेस टू मैनी एज ए ट्रू सन ऑफ इंडिया। और देखो, बहुत ही शांत और हैप्पी मैन थे, और वो एक बहुत ही गुड, बहुत ही मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छे बेटे के रूप में बहुत सारे लोगों के लिए खुशी और हैप्पीनेस, खुशी और लेकर आए थे। विद हिज डेथ ए नोबल बिट ऑफ इंडिया एंड द इंडियननेस वॉज गॉन फॉर एवर। और उनकी डेथ के साथ ही एक इंडिया का जो एक नोबलनेस है, जो मतलब एक अच्छा ही है, वो हरदम के लिए चली गई थी। मतलब इंडिया को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था उनकी डेथ के साथ। This is all students. I hope you all have understood. Thank you for watching the video.